हेलो एवरीवन, हिंदुस्तान फूड्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी का हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई क्लियर कट गाइडेंस नहीं था, बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया था कि हम लोग हमारा FY 27 के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा लगभग डबल डिजिट के अंदर, मतलब वही लगभग आप मान सकते हो 12, 15, 16, 17% के आसपास में। एंड साथ में यदि बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारा जो FY 26 का EBITDA मार्जिन लगभग 8.5% के आसपास में, उसके अंदर यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट डिलीवर करेंगे FY 27 के अंदर। एंड स्पेसिफिकली बात करें पैट के नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे पैट का नंबर यहाँ पे अच्छे से गाइडेंस में दिया था कि FY 27 के अंदर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 200 से 220 करोड़ रुपीज के आसपास का डिलीवर हो सकता है। आपको याद होगा कि FY 26 में इस कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 149 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब ये कंपनी यहाँ पे मिनिमम 35% के आसपास में अपना प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करने का टारगेट कर रही थी FY 27 के अंदर। यदि हायर रेंज ले तो आपका पैट का ग्रोथ रेट वो हो जाएगा मोर देन 45% के आसपास में। तो वही बार वो देखना पड़ेगा कि इनका जो पैट का ग्रोथ का जो डिलीवरी है वो यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड साथ में जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो गाइडेंस था वो मोर देन 18% के आसपास का इनका गाइडेंस था। तो मैंने बात करी इस कंपनी के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा ये कंपनी यू कैन से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बहुत सारी जो एफएमसीजी कंपनीज है उनके लिए यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और बहुत सारे प्लांट्स है इस कंपनी के, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो वहाँ पे सारा काम एग्जीक्यूट होता है। यू कैन से B2B काइंड ऑफ एक इस कंपनी का आप बोल सकते हो। तो इनका जो गाइडेंस था एक बार देखते हैं एक्चुअल में किस तरह की डिलीवरी हुई है। तो जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर लेता हूँ, ताकि बेटर क्लैरिटी मिल जाए हमें। लाइक इनका जो गिवन गाइडेंस है जो डिलीवरी है यहाँ पे किस तरह की दिखाई पड़ रही है। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्ट एक बार थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कंपनी के बारे में। इनका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री है 42 फैक्ट्रीज है इनकी पैन इंडिया के अंदर। 12 स्टेट के अंदर इनकी यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है, और एक्सपोर्ट भी करते हैं लाइक बहुत सारी कंपनीज को आउट ऑफ इंडिया। और जिस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं लाइक मल्टीपल सेगमेंट के अंदर होम एंड पर्सनल केयर के अंदर काम करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर काम करते हैं, आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मतलब मल्टीपल एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, यू कैन से नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं एफएमसीजी पार्ट के अंदर, जहाँ पे लोग यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए। तो बेसिक मैंने एक बिजनेस को जानने की कोशिश करी है, बिकॉज मैंने इस कंपनी को पहले कभी कवर नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार बेसिक बिजनेस के अराउंड आपको चीजें बताने की कोशिश करी है। अब डायरेक्टली चलते हैं एक बार इनका जो क्वार्टर वन का जो एक्चुअल डिलीवरी आया है उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, इनका जो रेवेन्यू है वाई ऑन वाई लगभग 18% से ग्रोथ किया है, और रेवेन्यू अभी डिलीवर है 1207 करोड़ रुपए के आसपास का। इबिटा के अंदर यहाँ पे 26% ग्रोथ दिखा रहे हैं, बट इबिटा इनका अदर इनकम को ऐड करने के बाद में है। राइट, वो चीज आप यहाँ पे नोटिस कर लेना। बट जब मैं इनका रिजल्ट देख रहा था वहां पे मेरे को इबिटा मार्जिन के अंदर थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही थी। आगे मैं स्लाइड्स के अंदर आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मतलब जो इनका इबिटा मार्जिन था लाइक इनका क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर लगभग यू कैन से 9% के आसपास में था, लाइक 8.5 से समथिंग 8.5% थोड़ा ज्यादा था। बट इनका क्वार्टर वन के अंदर जो इबिटा मार्जिन आया लगभग 8.3% के आसपास डिलीवर हुआ, मतलब क्यों बेसिस पे इनका इबिटा मार्जिन गिरा है। और इनका जो इबिटा में ग्रोथ आया वो क्यों आया वाई ऑन वाई, बिकॉज लास्ट ईयर जो इनका इबिटा मार्जिन था क्वार्टर वन के अंदर वो 7.95% था, लगभग 8% के आसपास में। तो उस टाइम पे जो इनका इबिटा मार्जिन था, अभी जो इबिटा मार्जिन रिपोर्ट हुआ क्वार्टर वन के अंदर उससे कम था, लगभग 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में। इसलिए इनका वाई इबिटा के अंदर ग्रोथ है, जबकि क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका ऐसे कोई ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिकॉज क्यूएनक्यू बेसिस पे तो आपका जो इबिटा मार्जिन है वो यहाँ पे लगभग सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। तो इनका जो इबिटा है लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का इनका क्वार्टर 4 FY 26 में था, और 100 करोड़ रुपए का आपका इनका क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर। मतलब अदर इनकम को हटा दें तो इबिटा के अंदर फ्लैटिश चीज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, कोई ग्रोथ नहीं है क्यूएनक्यू बेसिस पे। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे 43 करोड़ रुपीज का यहाँ पे डिलीवर हुआ है। वाई ऑन वाई 33% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का नेटवर्थ अभी 1213 करोड़ रुपए के आसपास का है, और डेट टू इक्विटी लगभग 0.9 के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड्स एक बार उनको भी गो थ्रू करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा लाइक 340 करोड़ रुपीज के नए प्रोजेक्ट हमने लाइक यहाँ पे जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और FY 27 का जो गाइडेंस है इनका 200 से 220 करोड़ रुपीज के आसपास का पैट अचीव करने का, उसको रिफर्म इन लोगों ने किया है। ठीक है, एक बार देखते हैं लाइक इनका आगे का और क्या लाइक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट लोग करना चाहते हैं। कुछ अपकमिंग स्लाइड एक बार यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। इन लोगों ने क्वार्टर वन का कंपेयर किया लास्ट के 2-3 साल से, लास्ट के आई थिंक 4 साल से, कि लाइक FY 23 ऑनवर्ड्स हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ रेट क्वार्टर वन के अंदर 19% के आसपास का रहा है। मतलब कंसिस्टेंटली इन लोगों ने 19% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। ठीक है, मतलब ये कंपनी वही लगभग वीगन से 17-18-20% के आसपास का धंधा ग्रोथ कर रही है लास्ट 2-3-4 साल से। तो यहाँ पे दिखाई भी पड़ता है, वही सेम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी इन लोगों ने। अब बात करते हैं इनका यू कैन से डेडिकेटेड फैसिलिटी वर्सेस शेयर्ड फैसिलिटी के बारे में। काफी सारे एफएमसीजी कंपनी जैसी भी होती हैं जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती हैं लॉन्गर होराइजन के लिए।
और वो डेडिकेटेड फैसिलिटी चाहती हैं अपने कंप्लायंसेस को मेंटेन करने के लिए। तो उनका क्वार्टर 1 के अंदर जो डेडिकेटेड फैसिलिटी है लगभग 74% के आस-पास यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है रेवेन्यू के अंदर। और जो शेयर्ड फैसिलिटी है लगभग यहाँ पे 26% के आस-पास यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी, बाकी कुछ इंपोर्टेंट स्लाइड को एक बार देख लेते हैं। इनका आई थिंक ये वाला स्लाइड देख लेते हैं कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से। जो एसेट के पर्सपेक्टिव से किस तरह से लोग कैपेक्स प्लान करें, किस तरह से एसेट यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो इनका आई थिंक जो नया कैपेक्स होगा आई थिंक प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस चल रहा है 152 करोड़ रुपए का और नए प्रोजेक्ट ये लोग लाइक 340 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। तो इनका मार्च 27 तक टोटल एसेट बेस हो जाएगा 2346 करोड़ रुपए के आसपास का। और ठीक है, ये मैंने जैसे बात करी है, बाकी का कुछ एक आई थिंक ये कैटेगरी वाइज़ अपने बिज़नेस की बातें करना चाह रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज़ बिज़नेस की हमें ऐसे कोई डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं है। हमें डायरेक्टली होल कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करनी है। ये इनका जो गाइडेंस था पैट डिलीवर करने का, तो इनका कहना है कि अभी भी हमारा गाइडेंस यहाँ पे इंटैक्ट है। एफआई 27 के अंदर हम लोग 200 से 220 करोड़ रुपीज़ का पैट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। देखते हैं यार, मतलब इनका क्वार्टर 1 का प्रॉफिट तो यहाँ पे 43 करोड़ रुपीज़ का है, वो भी जब इनका अदर इनकम 6 करोड़ रुपए के आसपास का था। अदरवाइज़ इनका अदर इनकम होता है कोई 2-3-4 करोड़ रुपए के आसपास का होता है, तो लगभग उस ऊपर के 2-3 करोड़ रुपीज़ का अदर इनकम हटा दें, तो इनका पैट में भी यू कैन से 41 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ेगा क्वार्टर 1 के अंदर। तो आई थिंक एफआई 26 में पैट इनका 149 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था और क्वार्टर 1 के अंदर अभी वही लगभग 40-41 करोड़ रुपीज़ का एडजस्टेड पैट है। तो देखना पड़ेगा यार इनका एफआई 27 का पैट क्या 220 करोड़ रुपए अचीव हो सकता है क्या? मतलब जिस तरह से इनका क्वार्टर 1 का डिलीवरी रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि मे बी लोअर रेंज शायद अचीव कर लेंगे कैसे न कैसे करके, बट अपर रेंज अचीव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन लोगों ने गाइडेंस भी दिया है यहाँ पे, गाइडेंस का ब्रेकअप भी दिया है। 43% से 48% लोग H1 के अंदर पैट अचीव करना चाहते हैं और 52 से 57% ये वाला पैट H2 के अंदर अचीव करना चाहते हैं। अच्छी एक बार डिटेलिंग दी वो तो अच्छी बात है, बट एक बार वो भी आदमी को दिखाना ही पड़ेगा ना कि यार इनका लाइक आपका पैट अगले क्वार्टर तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि यदि आपका अगले क्वार्टर के अंदर भी पैट लेट से 45 करोड़ रुपीस के आसपास का है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इनका लोअर रेंज अचीव करने के अंदर भी, राइट? इनका थोड़ा डिटेल्ड पी&एल स्टेटमेंट की इन लोगों ने यहाँ पे अपना रेफरेंस मतलब देने की कोशिश करी है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे एसेट्स कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लगभग वही 10% 12% के आसपास में है और जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है यहाँ पे लगभग आई थिंक 20% के आसपास बढ़ी है। तो एबिटा के अंदर ठीक है, मतलब जो अदर इनकम आई है वो थोड़ा यहाँ पे लाइक इनको कंट्रीब्यूट किया है एबिटा के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने के लिए और आई थिंक इनका जो पैट का ग्रोथ रेट है 33% आने का पीछे लॉजिक यही है कि इनका जो फाइनेंस कॉस्ट वो बढ़ा नहीं है प्रोपोर्शनली और आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो ठीक है यहाँ पे लगभग 20% का बढ़ा है। ठीक है, मतलब देखते हैं यार इनका आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 220 करोड़ रुपीस का पैट का गाइडेंस, बट एक बार देखना पड़ेगा ये लोग क्वार्टर 2 को किस तरह से अपना रिजल्ट डिलीवर करते हैं। वहां से थोड़ी एक सर्टेनिटी मिल जाएगी कि यार H1 के अंदर लेट्स से ये लोग 90 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच पाते हैं ना, तो H2 के अंदर 110 करोड़ करना काफी यू कैन से थोड़ा टाइट वाला मामला रहेगा। यदि मतलब क्वार्टर 2 के अंदर सपोज 50 करोड़ रुपए का पैट रिपोर्ट कर दें तो बात अलग होगी। आई थिंक मैक्सिमम स्लाइड्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरे को लगी थी, राइट? ठीक है, तो आई थिंक हमने ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो रिजल्ट देख के तो ये लग रहा है कि यार इनका जो गाइडेंस था लगभग वही 17-18% के आसपास में धंधा ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से, उसको तो अचीव कर लिया है। बट जो इनका पैट का जो गाइडेंस है ना, वहाँ पे मेरे को अभी थोड़ा डाउट क्रिएट होने लगा है क्वार्टर 1 के रिजल्ट को देख के। एक बार क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए तो क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 मिला के H1 के अंदर ये लोग किस लेवल तक पहुँच गए हैं टोटल पैट के अंदर। बिकॉज़ अभी मतलब क्वार्टर 1 के नंबर देख के तो लाइक ये लग रहा है कि यार 220 करोड़ रुपीस का पैट का नंबर तो अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट ही लग रहा है मेरे को। हाँ, यदि कुछ रेवेन्यू ग्रोथ रेट लोग डिलीवर कर दें 25% का, एफआई 27 के अंदर अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर कुछ 25% का और रेवेन्यू ग्रोथ टॉप लाइन डिलीवर कर दें, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ये लोग पहुंच सकते हैं मोर देन 200 करोड़ रुपीस के पैट के आसपास में। बट अगेन फिर वही डाउट एक बार क्वार्टर 2 के रिजल्ट का ही क्लैरिटी देखना पड़ेगा बिकॉज़ इनका तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर 6 करोड़ रुपीस का अदर इनकम भी है, बट यूजुअली नॉर्मली वो 2-3-4 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। तो 2-3 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा इनका अदर इनकम भी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो भी थोड़ा वो कहीं न कहीं डाउट यहाँ पे हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है दिमाग में कि यार क्या ये लोग 200 करोड़ रुपीस का पैट अचीव कर लेंगे क्या? बट फिर भी ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर उसको रिट्रेट किया है कि हम लोग अचीव करेंगे। तो एक बार भरोसा कर लेते हैं और जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और एक काइंड ऑफ पता लग जाएगा कि किस लेवल तक पहुंच सकते हैं लोग पैट के रूप में, राइट? तो ये काइंड ऑफ अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्कस किया है। अब एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा इस कंपनी को रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो ऐसे कोई बड़ी रिस्क नहीं है, बट हाँ, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज के जो रूल्स एंड कंप्लायंसेस होते हैं, उनको फॉलो करना इनको पड़ेगा। लाइक अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है वहाँ पे और उनके तो ऑडिट्स भी होते रहते हैं बड़ी लार्ज एफएमसीजी कंपनीज के। तो उन ऑडिट्स के दौरान इनको लाइक यू कैन से जो भी सेफ्टी कंप्लायंसेस हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब काइंड ऑफ यदि उस ऑडिट के अंदर यदि कुछ खराबी पाई जाती है तो एफएमसीजी कंपनी इनको अपना काम यू कैन से प्रोजेक्ट जो भी दिया इनको काम दिया है वापस विथड्रॉ कर सकती है।
तो धंधे पे कौन से यहाँ पे हल्का-फुल्की खराबी आ सकती है, वो वाले एंगल से मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ। ऑल्दो बी2बी कंपनी है, एफएमसीजी वाले सेगमेंट की कंपनी है, ठीक है, मार्जिन एज़ सच इनके कोई ज़्यादा नहीं है, वही 8-9% के आस-पास का एबिटा मार्जिन है, बट ऐसे मार्जिन के एंगल से हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ नॉर्मली हमें वो कंपनीज़ मतलब जिनके एबिटा मार्जिन 5% से कम होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज़ उनका यदि 1% भी एबिटा मार्जिन हिलता है ना ऊपर-नीचे, तो पैट के अंदर 20-25% का यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो उस वाले एंगल से ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 8.5% का, 9% का, 8% का लाइक एबिटा मार्जिन इट्स ओके टू कंसिडर राइट? तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से कोई बड़े रिस्क नहीं है यहाँ पे कि कंपनी का धंधा चौपट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनके अराउंड 40-42 इनकी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको लोग वेल मेंटेन रखें, किसी फैक्ट्री में कुछ आग-वाग ना लगे, सही से चले सारा सब कुछ अच्छे से, वही उम्मीद है। अदरवाइज़ वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब एक बार इस कंपनी को थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं यार। तो कंपनी की करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग 7,100 करोड़ रुपए के आसपास में, 7100 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। एंड इनका एफआई 26 का धंधा कितना हुआ था? 4250 करोड़ रुपए के आसपास में। 18-20% के यदि मैं धंधे की ग्रोथ रेट मानता हूँ, तो वही लगभग 5100 करोड़ रुपीज़ के आसपास के लोग रेवेन्यू डिलीवर कर सकते हैं एफआई 27 के अंदर। बट इन लोगों ने तो डायरेक्टली पैट का भी गाइडेंस दे रखा है, तो हमें फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने में और आसानी हो जाएगी। 200 से 220 करोड़ रुपीज़ का इनका पैट का रेंज का गाइडेंस है। बट मैं यहाँ पे कंजर्वेटिवली प्ले करना चाहूंगा, बिकॉज़ क्वार्टर 1 के रिजल्ट मेरे को इतने यू कैन से रोबस्ट नहीं लगे। 220 करोड़ रुपीज़ का पैट ये लोग डिलीवर कर देंगे। हाँ, यदि 50 करोड़ रुपीज़ का पैट आता है इनका क्वार्टर 1 के अंदर, तो फिर भी लाइक एक दिमाग में कन्विक्शन आता है, हाँ यार 220 करोड़ रुपीज़ शायद अचीव कर लेंगे। बट जो 43 करोड़ रुपीज़ का पैट का नंबर है, उसको देख के लग रहा है हाँ यार, जो इनका गाइडेंस है उसका लोअर रेंज में भी ये लोग टच कर सकते हैं शायद। तो 200 करोड़ रुपीज़ का पैट यहाँ पे मैं कंसीडर करके इनका बाकी का वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो देखो यार मार्केट कैप कितनी है? 7100 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। पैट एक्सपेक्टेड हमने कितना कंसीडर किया? 200 करोड़ का। तो फॉरवर्ड पी रेशियो कितना बनेगा? वही 35-36 के आसपास में। और यदि धंधे का ग्रोथ रेट कितना है? लगभग 18-19-20% के आसपास में। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा? आई थिंक 1.9, 1.82 के आसपास में। और यदि लेट्स से इनका धंधे का ग्रोथ रेट अच्छा डिलीवर होता है, मे बी 22 से 25% के आसपास में, और 220 करोड़ रुपीज़ का पैट डिलीवर करते हैं, उस वाले केस के अंदर इनका फॉरवर्ड पी रेशियो वही 32-33 के आसपास आएगा, और फॉरवर्ड पैग रेशियो आपका 1.5-1.6 के आसपास आएगा। तो मतलब दोनों ही केस के अंदर यदि 200 करोड़ रुपीज़ का पैट है, तब तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव डील नज़र आती है, लाइक 1.8, 1.9, 2 के आसपास का फॉरवर्ड पैग रेशियो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे फिर डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी। हाँ, कंपनी जितना प्रॉफिट ग्रो करेगी, उसके बेसिस पे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाएगा। बट वैल्यूएशन एक्सपांशन का जो हम लोग एक फैक्टर सोचते हैं ना हमेशा, कि यार हम ऐसे कंपनीज को ढूंढें, ऐसे कंपनीज के अंदर हमारा कैपिटल एलोकेट करें जहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने, कि भाई यार लाइक वहाँ पे यदि 20% के आसपास के धंधे की ग्रोथ रेट डिलीवर हो रही है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, तो मे बी अराउंड 70-80% का वहाँ पे मार्केट कैप का एक्सपेंशन धंधे की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यदि बुल मार्केट आता है, तो उनका यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो करंटली 1 से नीचा है या फिर 1 के आसपास है, तो बुल मार्केट के अंदर जैसे फॉरवर्ड पैग रेशियो उनका 2 के आसपास से ऊपर जाएगा, तो उस कंपनी की मार्केट के में भी 3x के आसपास, 3.5x के आसपास, 4x के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ग्रोथ रेट भी इनका 17, 18, 19% के आसपास में है। नॉर्मली हम लोग उन कंपनीज को ज्यादा टारगेट करते हैं जहाँ पे धंधे की ग्रोथ रेट में भी 25%, 30%, 35%, 40% के आसपास में हो। बिकॉज 18-20% की ग्रोथ रेट में मतलब फिर वैल्यूएशन एक्सपांशन मतलब उतना रैपिडली नहीं होता है, मतलब वो फिर टाइम लगाता है। बट यदि आपका धंधे का ग्रोथ रेट 30-35-40% के आसपास है, कंसिस्टेंट है नेक्स्ट 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से, फॉरवर्ड पैग रेशियो में भी जो अभी करंटली 1 के आसपास होगा, वो मे भी भाग के 2, ढाई, 3 का भी बन सकता है। बट अगेन हिंदुस्तान फूड्स वाले केस के अंदर तो उनका फॉरवर्ड पैग रेशियो ऑलरेडी मतलब 1.8, 1.9 के आसपास में है। ये 220 करोड़ रुपीस का पैट दें, तब भी लाइक 1.5, 1.6 के आसपास का फॉरवर्ड पैग रेशियो है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाली स्टोरी यहाँ पे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। मे बी बुल मार्केट में इनका भी वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो सकता है शायद, मे बी यू कैन से थोड़ा बहुत हो जाए 20%, 30%, 35% के आसपास का। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का बुल मार्केट है। बट अगेन कोई बड़ी स्टोरी नहीं बनेगी यू कैन से वैल्यूएशन एक्सपेंशन, मतलब यार वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो गया, आपका मार्केट कैप 2x, 2.5x बन गया। ऑल्दो होने को तो कुछ भी हो सकता है। मे बी इस कंपनी को पी रेशियो मिला 150 का। पहले एक बार मिला भी था इस कंपनी को 100 के ऊपर का पी रेशियो मिलता था लगभग लास्ट वाले बुल मार्केट के अंदर। बट उसके बाद से लाइक वैल्यूएशन मतलब यू कैन से इनका कंपनी का स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट ही कर रहा है लास्ट के 2-3 साल से। तो वो धंधे का ग्रोथ रेट आपका 18-20% के आसपास में है, आपको ऑलरेडी पी मिल गया 120 से 125, 110 के आसपास का, 100 के आसपास का। तो फिर आपको जब तक मतलब एक एवरेज पी नहीं मिलेगा, तब तक वो फिर यू कैन से स्टॉक प्राइस वहाँ कंसोलिडेट ही करेगा। ट्रेंड के साथ भी तो ये हुआ था ना लास्ट बुल मार्केट के अंदर, यू कैन से क्या हुआ था लाइक आपका पी रेशियो मिला था 150, 160, 200 के आसपास का। धंधे की ग्रोथ रेट उस टाइम पे तो चलो ठीक है 35-40% के आसपास थी, और धंधे की ग्रोथ रेट गिरी, अभी 18-20% के आसपास में आ गया धंधे का ग्रोथ रेट, तो मार्केट उसको कंसोलिडेशन फेज में लिया है। सेम डीमार्ट के साथ हुआ था 2021 के बुल मार्केट के अंदर। डीमार्ट के साथ क्या हुआ था, लगभग 150, 160 का पी रेशियो मिलता था। उसके बाद धंधे की ग्रोथ रेट वही लगभग 15%, 16%, 18% के आसपास हुई है। तो मार्केट पिछले 5 साल से कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही लेके जा रहा है डीमार्ट को। तो वो वाला एंगल होता है, यदि मतलब आपको यदि बहुत पहले ही बहुत ज्यादा यू कैन से हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलने लग जाते हैं, तो उसके बाद में लाइक
आपकी धंधे ग्रोथ रेट लेट्स से 17-18% के आसपास में है, एक एवरेज धंधे ग्रोथ रेट है 15 से 20% के आसपास में, तो फिर आप काफ़ी टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में चले जाते हो। वो एग्ज़ाम्पल मैंने 2-3 तो आपको बता ही दिए हैं, बाकी आप भी ढूँढ सकते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो अगेन मतलब जो हम लोग एक अच्छी डील की बात करते हैं ना कि धंधे की ग्रोथ रेट 25, 30, 35, 40% के आसपास में हो और आज के टाइम पे उसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो अराउंड 1 या 1 से नीचे मिल रहा हो, उस तरह की डील यहाँ पे नहीं है। मतलब तो ये चीज़ आई थिंक जो है आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। सो ये एक मेरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव था हिंदुस्तान फूड्स के बारे में। इसके बारे में लाइक मैंने इसको अच्छे से मेरी तरफ से एनालिसिस करने की कोशिश करी है। तो ऐसे मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। बस मेरा तो हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।